जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 जून 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल का या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खान कोएस्ट 2025 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह अभ्यास मंगोलिया देश में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, खान कोएस्ट। तो यह एक मल्टीनेशनल अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेने वाले हैं और इसी में भारत की जो सेना की टुकड़ी है वो भी शामिल होगी। और यह अभ्यास मंगोलिया के जो राजधानी है उलान बटार, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, यह अभ्यास पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था अमेरिका और मंगोलिया के बीच में, लेकिन 2006 में यह एक मल्टीनेशनल अभ्यास बन गया, यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल होने लगे, जिसमें भारत भी शामिल था। 2025 में इसमें भारत, मंगोलिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सभी देश हिस्सा लेने वाले हैं। मंगोलिया की बात करें दोस्तों, तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? उलान बटार। ठीक है। और इस देश में आपको क्या देखने को मिलेगा? गोबी डेजर्ट। तो जो गोबी डेजर्ट है यह चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए, मंगोलिया जो है यह मध्य एशिया में स्थित एक भूमि से घिरा हुआ देश है, यानी कि यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और इसकी सीमा रूस से लगती है और चाइना से लगती है। मंगोलिया दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो है बौद्ध धर्म। यहाँ के राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख और करेंसी क्या है? टोग्राग। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास भी डिस्कस करते हैं, जैसे तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना ने आयोजित किया है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है। दस्तलेख अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच और इंद्र अभ्यास 2025 भारत रूस के बीच हुआ है। इसके अलावा जो प्रचंड प्रहार अभ्यास है यह भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। एकेमी अभ्यास भारत तंजानिया के बीच। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजित किया था और जो वरुण अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैटरीना कैफ को किस देश के पर्यटन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो दोस्तों, जो मालदीव देश है उसने अभी हाल ही में कैटरीना कैफ को अपने देश का जो टूरिज्म है उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कैटरीना कैफ, तो उन्हें मालदीव के द्वारा टूरिज्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो मालदीव का पर्यटन है, टूरिज्म है, उसको और बढ़ाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। मालदीव की बात करें तो दोस्तों यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित एक कंट्री है। यहाँ पर आप इंडिया देख पा रहे हैं, ये है श्रीलंका और यहाँ पर स्थित है मालदीव। तो बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है मालदीव। बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और यह एशिया का सबसे छोटा देश भी है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? माले। और मालदीवी रुपया यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। और यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। तो ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर स्थित है मालदीव। श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालदीव। मालदीव 26 प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला से बना हुआ है। दुनिया का सबसे निचला देश है मालदीव, जिसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 1.5 मीटर है। यानी कि अगर भविष्य में समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो यह देश डूब जाएगा, क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है ना वो कितनी है? 1.5 मीटर की। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जिसका नाम है एक्वेरियन एक्सरसाइज। ठीक है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है दोस्ती अभ्यास। ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई थी, तो चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के सलमान खान। स्लाइस के नयनतारा। एवरेडी और स्पीड पेट्रोल की नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल
तो मिर्ज़ापुर की जो पिंकी हैं वो बनाई गई हैं इस पहल की ब्रांड एम्बेसडर। बिसलरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया, दीपिका पादुकोण, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 ऋतिक रोशन और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शिखर धवन। ठीक है, तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मोगा चट्टान महाराष्ट्र में कहाँ विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सिंधु दुर्ग में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में जो बैन गुरला में स्थित निवती रॉक्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मोगा चट्टान महाराष्ट्र में कहाँ डेवलप किया जाएगा? तो यह सिंधु दुर्ग में डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के बैन गुरला में जो निवती रॉक्स है उसके पास भारत का जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम है और कृत्रिम मोगा चट्टान है, ये डेवलप किया जाएगा। और ये जो अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाना है, यह किस में बनाया जाएगा? तो एक रिटायर्ड युद्धपोत है भारतीय नौसेना का जिसका नाम है INS गुलदार, तो उसमें ये म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी कि पानी के अंदर म्यूजियम बनाया जाएगा। तो म्यूजियम बनाने का उद्देश्य ये है कि जो टूरिस्ट हैं वो इस म्यूजियम को देखने के लिए पानी के अंदर जाएंगे, उस जहाज को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का म्यूजियम बन रहा है पानी के अंदर। और ये कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है INS गुलदार की, क्योंकि जो टॉपिक चर्चा में रहता है वही हमारे एग्जाम में आता है। तो गुलदार के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह एक रिटायर्ड भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है जिसे 1985 में कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में इसे रिटायर किया गया था। ठीक है, अब इसे दोस्तों एक म्यूजियम में बदला जाएगा जो कि अंडर वाटर म्यूजियम होगा। भारत के कुछ प्रमुख म्यूजियम आपको याद रखना है, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1814 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना म्यूजियम है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तुकला संग्रहालय मुंबई में है, यहाँ पर मुगल और मराठा युग की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है, यहाँ पर यूरोपीय, एशियाई और भारतीय कला का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है, यहाँ पर दक्षिण भारतीय मूर्तियाँ और पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। कैलिगो टेक्सटाइल संग्रहालय अहमदाबाद में है, यह भारत का प्रमुख कपड़ा संग्रहालय है। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है, जो कि राजस्थानी कला और शिल्प का संग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय पैदल चाल एथलीट हैं प्रियंका गोस्वामी, तो उन्होंने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसलिए इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। उन्होंने इस रेस को 47 मिनट और 54 सेकेंड में पूरा किया है। उनके नाम दोस्तों 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस रेस को उन्होंने 1 घंटे 28 मिनट और 45 सेकेंड में पूरा किया था। दोस्तों, जो ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हो रही है, इसमें संदीप कुमार ने सिल्वर मेडल और राम बाबू ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब यहाँ पर बात हुई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इजिप्ट के फुटबॉलर हैं मोहम्मद सलाह, तो उन्होंने तीसरी बार FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। नोवाक जोकोविच ने जिनेवा ओपन जीत करके अपना 100वां ATP खिताब अभी हाल ही में हासिल किया है। गुलबीर ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी, उसमें 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। कुश मैनी ने फार्मूला 2 रेस जीती है, तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले इंडियन बने हैं कुश मैनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 40 साल की उम्र में क्लब फुटबॉल में 800 गोल करके एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु को अभी हाल ही में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। तो अभी होले मट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा
कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें बेंगलुरु शहर में 80 से 85 जंगली तेंदुए दर्ज किए गए हैं। यानी बेंगलुरु में तेंदुआ की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा पाई गई है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर 54 तेंदुए पाए गए हैं। दोस्तों, बेंगलुरु एकमात्र महानगर है जहाँ पर आपको टाइगर, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हाथी, गौर और सांभर जैसे जो पशु हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय शहरों के उपनाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक उपनाम की ही बात की गई थी। तो अहमदाबाद की बात करें तो यह भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। बेंगलुरु की बात करें तो भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। जयपुर को गुलाबी नगर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो गुलाबी रंग की हैं। कोलकाता की बात करें तो इसे पूर्व की सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। वाराणसी को मंदिरों की राजधानी, कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर, कोयम्बतूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूरत की बात करें तो इसे हीरा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड कटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा रूस। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो ईरान है वो अमेरिका का तो दुश्मन है, लेकिन रूस का दोस्त है। तो रूस ने दोस्ती निभाते हुए ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने का फैसला किया है। तो जो ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख हैं मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने ये कहा है कि रूस जो है वो ईरान में 8 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। और दोस्तों, ईरान का जो बुशहर स्टेट है वहाँ पर 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ईरान की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है ये 3 गुना बढ़ जाएगी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने ईरान की परमाणु गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना, ऑस्ट्रिया में है। 180 से अधिक देश इसमें शामिल हैं और इसका प्रमुख काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का कार्य करना। यानी कि जो परमाणु हथियारों का प्रसार हो रहा है वो बढ़ रहे हैं, उसको रोकने का काम इस एजेंसी का है। ईरान की भी बात कर लेते हैं। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई। राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन। और ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानी रियाल। यहाँ पर प्रमुख रेगिस्तान है दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत। पर्वत श्रेणियाँ हैं जाग्रोस और एलब्रुज। और माउंट दमाबंद सबसे ऊंची चोटी है ईरान की। और इसके पड़ोसी देशों में अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की। अगला क्वेश्चन है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो मुंबई ने 6वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता की। तो इसका मतलब ये है कि किसी शहर या जगह में जितने डेटा सेंटर बन रहे हैं उनकी कुल कैपेसिटी कितनी है। तो इसी को बोला जाता है निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता। तो इस मामले में जो मुंबई है वो 6वें स्थान पर है। ठीक है। और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मुंबई टॉप पर है। और इस रैंकिंग में दोस्तों टॉप 3 शहर कौन है? तो अमेरिका का वर्जीनिया, अमेरिका का अटलांटा और अमेरिका का कोलंबस। तो ये टॉप 3 शहर हैं और इसमें मुंबई किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। चलिए कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो 2025 के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में बेंगलुरु 10वें स्थान पर है और अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तो कोई नहीं है, लेकिन चौथे स्थान पर डेनमार्क है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व में टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार करने की संभावना बताई गई है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है।
अगला क्वेश्चन है आईबैक्स तराना 88.4 एफएम नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया है? तो ज्योतिर्मठ में इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, तो उन्होंने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में आईबैक्स तराना 88.4 एफएम नामक सामुदायिक रेडियो का स्टेशन का जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में किया है। यानी कि एक नया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो उन्होंने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में आईबैक्स तराना 88.4 एफएम नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनको एक मंच प्रदान करना, जिससे उन लोगों की बात जो है वो आगे तक पहुँचे। तो रेडियो स्टेशन एजुकेशन और रोजगार, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। देखिए, यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो स्थापना है ये 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। देहरादून इसकी कैपिटल है। गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेशनल पार्क जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख बांध हैं टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड यूनिक आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जब भी महाराष्ट्र में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट होगा उसको एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। जैसे आपके आधार कार्ड की आईडी होती है, उसी प्रकार से उस परियोजना के लिए एक आईडी दी जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि धांधली को रोका जाएगा और जो भ्रष्टाचार होता है ना, उसको भी रोका जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम बार बार होता रहता है और उसके लिए पैसा निकलता रहता है, तो सरकार उसके लिए एक यूनिक आईडी दे देगी, जिससे सरकार के पास उसकी पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकारी जो खर्च है उसमें बचत की जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई को मुंबई इसकी राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद है यहाँ पर। तो विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अब तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य की गई है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला वापस भी ले लिया गया है। महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र ने भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है और महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या नेवा को अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बना है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो दोस्तों, पुदुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है। यानी कि वहाँ की विधानसभा ने जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है उसको अपनाया है। दिल्ली इसे लागू करने वाला 28वां विधानमंडल बना था। 29वां कौन बना है? पुदुचेरी। यहाँ पर बात हो रही है नेवा की, तो इसे राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन बोला जाता है और दोस्तों इसे केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो विधानसभाएं हैं उनको इस एप्लीकेशन से जोड़ा जाए और कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र सरकार को कोई भी कागज़ विधानसभा तक पहुंचाना होता है तो वो कैसे पहुंचाया जाए, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना वहां तक डायरेक्ट पहुंचाई जाती है। ठीक है, यानी कि कागज़ के बिना इस्तेमाल की जो सूचना है वो वहां तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है कि काम में तेज़ी आती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ये नेवा शुरू किया था या राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया था। तो अब इसमें
पुदुचेरी भी शामिल हो गया है। इससे पहले दिल्ली शामिल हुआ था। और पहला राज्य कौन था जो कि नेवा में शामिल हुआ था? वो था नागालैंड, जो कि 2022 में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, यानी स्टडी कर का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसके अलावा दोस्तों ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 600। कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो है वो आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किसको शामिल किया गया है? एमएस धोनी। नीतीश कुमार जी ने किस सौर परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का। एलआईसी के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? सतपाल भानु। भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन होगा? QRSAM। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली। हाल ही में पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका। निकोलस पूरन का संबंध किस क्रिकेट टीम से है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज। इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एंटोन सेन ने। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? 1.46 बिलियन। देखिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख सीईओ डिस्कस करते हैं। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, कोटक महिंद्रा के अशोक बासवानी, इंडसइंड बैंक के सुमंत कठपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी, ICICI बैंक के संदीप बख्शी, HDFC बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, IDFC बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं महेंद्र साय, यस बैंक के प्रशांत कुमार और सिटी यूनियन बैंक के एन कामाकोदी। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ICC के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जय साय। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जय साय बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 13 महीने और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक मिल जाएगी।